चैप्टर 36 एमोर्टाइजेशन चार्जेस फ्रॉम द इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि जो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है वो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अलग होगा और अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अलग होगा। इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों के पास एक एक ट्रक है। कंपनी ए ने ट्रक खरीदा 10,000 रुपए का, कंपनी बी ने 5,000 रुपए का, कंपनी सी ने भी 5,000 रुपए का खरीदा। लेकिन कंपनी सी ने उस ट्रक की वैल्यू राइट डाउन करके 1 रुपए कर दी और तीनों ट्रक्स की डेप्रिशिएबल लाइफ है 4 साल। तो यानी कि 4 साल बाद वो ट्रक्स खत्म हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 100 और तीनों कंपनीज डेप्रिसिएशन से पहले अर्न करती हैं 2,000 रुपीज। तो कंपनी है, कंपनी बी, कंपनी सी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन तीनों की है 2,000 और डेप्रिसिएशन कितनी हुई फिर? तीनों की लाइफ 4 साल है। 2500 डेप्रिसिएशन होगी कंपनी ए की, 1250 होगी कंपनी बी की और 0 होगी कंपनी सी की। तो बचा कितना कॉमन स्टॉक होल्डर के लिए? कंपनी ए के केस में तो 500 का लॉस है, कंपनी बी के केस में 750 का प्रॉफिट है, कंपनी सी के केस में 2000 का प्रॉफिट है। तो ईपीएस कितनी हो जाएगी इनकी? 100 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 100 है। पहली की तो 0, अर्निंग पर शेयर कुछ होगी नहीं ना क्योंकि नेगेटिव है। तो कंपनी बी की होगी 7.5 रुपीज, कंपनी सी की होगी 20 रुपीज। स्टॉक प्राइस क्या क्या होंगे इनके एज्यूम करते हैं। कंपनी ए का स्टॉक प्राइस होगा 5 रुपए, वैसे तो कुछ भी जनरेट नहीं करी लेकिन स्टॉक किसी न किसी प्राइस पे तो ट्रेड होगी ना। कंपनी बी का 10 का मल्टीपल दे देते हैं, 75 रुपीज हो गया और कंपनी सी का 200 रुपीज हो गया। और मार्केट कैप क्या होगी फिर तीनों की? 500 रुपीज, 7500 रुपीज और 20,000 रुपीज। तो इस एग्जाम्पल से दो बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि वो कंपनी जिसके एसेट की वैल्यू कम है वो ज्यादा वैल्यूएबल है उस कंपनी से जिसके एसेट की वैल्यू ज्यादा है। और दूसरा कि हम अगर अपने एसेट की वैल्यू राइट डाउन कर दें तो हम उसकी मार्केट कैप बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। ऐसा हो सकता है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है एकदम, क्योंकि जिस कंपनी का एसेट ज्यादा वैल्यूएबल है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना। और देखा जाए तो एसेट को राइट डाउन करने से कंपनी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तो चलो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो तीनों कंपनीज बिजनेस में 3 साल से हैं। कंपनी ए ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी बी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया, कंपनी सी ने 15 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे किया। तो बैलेंस शीट कैसी हो जाएगी इनकी, कंपनी ए बी सी की? एसेट वाली साइड देखते हैं बस। तो ट्रक की वैल्यू है 10,000 कंपनी ए के लिए, कैश है कंपनी ए के पास 6,000 रुपए का क्योंकि उसने डिविडेंड तो कुछ पे किया नहीं। और अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन थी कितनी? 2,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मतलब कैश बाहर नहीं जा रहा आपका, क्योंकि ये ट्रक वाला खर्चा तो आप ऑलरेडी कर चुके हो ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आप ट्रक खरीदोगे उसी साल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश आउटफ्लो दिखाया जाएगा उसी साल कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है उसका चक्कर थोड़ा अलग होता है। उसमें जो आपने खर्चा कर दिया है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन के तौर पे माइनस किया जाएगा। तो वापस आते हैं कंपनी में। ट्रक है 10,000 का, कैश है इसके पास 6,000 रुपए का, तो टोटल एसेट्स हो गए 16,000 के। तो अब आ जाओ कंपनी बी पे। तो कंपनी बी का ट्रक कितने का है? 5,000 रुपीज का। और कंपनी बी पे कैश कितना होगा 3 साल बाद? इसके पास 6,000 नहीं होगा क्योंकि इसने 500 रुपए का डिविडेंड हर साल पे कर दिया 3 साल तक। तो 1,500 रुपये उड़ा दो, 6,000 में से 4,500 हो जाएगा इसका कैश। तो 9,500 इसका टोटल एसेट्स हो गए। कंपनी सी पे आ जाओ। ट्रक की वैल्यू 1 रुपया है क्योंकि उसने राइट डाउन कर दिया और डिविडेंड पे किए हैं इसने 1,500 रुपये 3 साल तक। तो 4,500 रुपये के डिविडेंड उड़ा दो 6,000 में से, तो 1,500 रुपये का कैश बचा होगा इसके पास। तो इसके टोटल एसेट्स हैं 1,501 रुपया। तो अब एक बिजनेसमैन कैसे वैल्यू करेगा इन 3 कंपनीज को? कोई भी बिजनेस की वैल्यू होती है कितना कैश है कंपनी के पास और फिर उसकी जो एसेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, और फिर कुछ पैसा हम गुडविल के लिए भी पे करते हैं क्योंकि जो हम कैपिटल डालते हैं कंपनी में उस पर हमें अर्निंग्स भी तो जनरेट हो रही है ना, तो उसके लिए भी हम पैसा देते हैं। लेकिन ये जो गुडविल होगी ये तीनों कंपनीज के लिए सेम होगी क्योंकि तीनों कंपनीज हमने एक जैसी ली हैं, क्योंकि किसी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरे के पास नहीं है। तो इनके धंधे को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो भी सेम ही होगी, ठीक है जी। कैश कितना है कंपनी ए के पास? 6,000, कंपनी बी के पास 4,500, कंपनी सी के पास 1,500। और ट्रक की वैल्यू कितनी है एस्टिमेटेड लगा लेते हैं, चलो 1,500 रुपये का बिक जाएगा कंपनी ए का ट्रक जो कि बहुत महंगा था। कंपनी बी का 1,000 का, कंपनी सी का भी 1,000 का बिक जाएगा। और गुडविल जो कि सेम होगी तीनों के लिए
एस्टिमेट लगा लेते हैं 2000 होगी तीनों के लिए। तो कंपनी ए की वैल्यू होगी 9500 रुपीज़, कंपनी बी की 7500 रुपीज़ और कंपनी सी की 4500 रुपीज़। तो इससे हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो कंपनी बी की वैल्यू है वो सेम आई है बिजनेसमैन वाले फॉर्मूले से, जो हमने पहले डेप्रिसिएशन एज्यूम करके निकाली थी। तो यानी कि 1250 के आसपास डेप्रिसिएशन ही होनी चाहिए इस बिजनेस में। और जो कंपनी ए है और कंपनी सी है उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो रियलिटी से काफ़ी अलग है। कंपनी ए की डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, उसे कम करके ठीक करना चाहिए, और कंपनी सी की डेप्रिसिएशन बहुत ही कम है, उसे बढ़ा के 1250 तक करना चाहिए। फिर ऑथर बात करते हैं एक्सपेंडेड डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट की। तो एक्सपेंडेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये होता है जो एवरेज एक्सपेंडिचर हर साल कंपनी करती है प्रॉपर्टी पे, अपनी प्रॉपर्टी एडिशन जितनी होती है हर साल, तो ये होती है एक्सपेंडेड डेप्रिसिएशन। और ऑथर बोलते हैं जो डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं वो एक्सपेंडेड डेप्रिसिएशन से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। एक्सपेंडेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस, ब्रैकेट में ले लेना, नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड माइनस नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड। और ऑथर बोलते हैं अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंडेड डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है काफ़ी, तो सिर्फ एक्सपेंडेड डेप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट से माइनस करो और अर्निंग्स निकालो, और जो बाकी की डेप्रिसिएशन बची है उसको हम एज अ ऑब्सोलिसेंस हैजर्ड मानेंगे। लेकिन हम अब जो इसको मल्टीपल देंगे वो थोड़ा कम देंगे। जैसे मान लो पहले हम 10 का मल्टीपल देते थे, अब 5 का दे देंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कब प्लांट रिप्लेस हो जाए, कुछ नहीं पता हमें। तो मान ले पहले हम 10% रिटर्न मांग रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अब हम 20% मांग रहे हैं। ये बस एग्जांपल देने के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने स्ट्रिंजेंट होना है। और फिर ऑथर बोलते हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट का राइट ऑफ तो नहीं हो रहा, ताकि कंपनी अपनी डेप्रिसिएशन रिड्यूस करे और रिपोर्टिंग अर्निंग ओवरस्टेट कर रही हो। तो इसे स्टॉक वाटरिंग रिवर्स्ड बोलते हैं। तो पहले स्टॉक वाटरिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू राइट अप कर देते थे, बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, इन्फ्लेट हो जाए ताकि नेटवर्थ उनकी, क्योंकि पुराने ज़माने में बुक वैल्यू और पार वैल्यू के बेस पे स्टॉक्स खरीदी जाती थी, तो एसेट की वैल्यू बढ़ा देते थे मैनिपुलेट करने के लिए। तो आज की डेट में अर्निंग्स देख के खरीदी जाती है, तो एसेट की वैल्यू कम कर देते हैं ताकि डेप्रिसिएशन भी कम हो जाए और अर्निंग्स बढ़ जाए। मतलब मैनिपुलेशन तो करनी है। फिर ऑथर बताते हैं कि एमोर्टाइजेशन ऑफ और रिजर्व्स कैसे करते हैं परचेजर के पर्सपेक्टिव से। ऑथर बोलता है अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, हमें इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से देखना है। चलो मान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 12.5 मिलियन, 12.5 मिलियन की कंपनी मिल रही है आपको, और इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? करंट एसेट मिल रहे हैं 2.5 मिलियन के, जो कि कैश के इक्विवेलेंट हैं। बस अगर आप उन्हें बेचोगे तो इतना रुपए आपको मिल जाएगा। तो यानी कि आप माइन और प्लांट के लिए 10 मिलियन डॉलर पे कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटल है वो इन्वेस्टर माइन और प्लांट में इन्वेस्ट कर रहा है। इस तरह से देखा जा सकता है इस चीज़ को, और यही एमोर्टाइज होनी चाहिए फिर आने वाले टाइम के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल में ओर्स की मिनिमम लाइफ थी 11 साल, अगर यही सेम रेट चलता रहे प्रोडक्शन का जैसा अभी चल रहा है, और मैक्सिमम लाइफ थी 20 ईयर्स। तो यानी कि मिनिमम डेप्रिसिएशन 5% ऑफ 10 मिलियन होनी चाहिए और मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 9% ऑफ 10 मिलियन होनी चाहिए। तो आप मिनिमम भी ले सकते हो, मैक्सिमम भी ले सकते हो, इनका बीच का भी ले सकते हो अपने हिसाब से, सब्जेक्टिवली अपना दिमाग लगा के। ये ऑथर ने एक तरीका समझाया है कि जितना पैसा आप उसमें डाल रहे हो माइन में, उसको एमोर्टाइज करो आप। फिर ऑथर बात करते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, ये इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से कैसे देखेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि आप स्टॉक प्राइस के लिए जो भी आप पैसा दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा पेटेंट के लिए पे कर रहे हैं आप। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव फैक्टर नहीं है, क्वालिटेटिव फैक्टर है। अगर पेटेंट्स की एमोर्टाइजेशन करके इनकम स्टेटमेंट से माइनस किए हुए हैं तो आप उनको वापस ऐड कर दो, लेकिन अगर एमोर्टाइजेशन करके सरप्लस में से काटा हुआ है तब कोई बात नहीं, वापस ऐड करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में अर्निंग्स को पनिश नहीं करना इसकी वजह से। लेकिन फिर ऑथर ये भी बोलते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यही है रॉयल्टी कलेक्ट करना पेटेंट्स पे, तब एमोर्टाइजेशन के लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में। तो अगर डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के रूल्स को समराइज करा जाए 3 बातों में, पहला तो ये है कि कंपनी की एमोर्टाइजेशन ऐसे की ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो आप कब?
जब वो अकाउंटिंग रूल्स स्टैंडर्ड है जो वो फॉलो कर रही हो और फेयर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो। और दूसरा जब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, जब जो नेट प्लांट अकाउंट है वो कम ना हो ओवर द ईयर्स, यानी कि कोई राइट डाउन वगैरह ना हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हमें रिड्यूस तब करनी चाहिए अपनी कैलकुलेशन में जब जो डेप्रिसिएशन है इनकम स्टेटमेंट में वो कैश एक्सपेंडिचर है जो एवरेज ऑन प्रॉपर्टी उससे काफी ज्यादा हो। तो इसमें हम एवरेज कैश एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसको डिडक्ट करेंगे अर्निंग से, और जो बाकी बच गया उसको हम एज ऑब्सोलिसेंस हैजर्ड कंसीडर करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है, डेप्रिसिएशन को हम इंक्रीज करेंगे अपनी कैलकुलेशन में जब वो एवरेज कैश एक्सपेंडिचर से कम होगी